If any equation is reversed, what would be new equilibrium constant? Yes, a reciprocal of original reaction. ओरिजिनल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे। बहुत बढ़िया। अगर समझो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय 3 से मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो व्हाट वुड बी न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? यस, हमें लेना पड़ेगा क्यूब। करेक्ट। अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दैट वुड बी नथिंग बट आवर स्क्वायर रूट। करेक्ट। यस, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यस, वेरी गुड। यहां तक हम आए थे और एक कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा रिकॉल करना है। दोस्तों बताओ, डेल एन की वैल्यू अगर आती है पॉजिटिव तो केपी एंड केसी में से विच वुड बी लार्जर? किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, केपी। अब बाकी डेल एन अगर 0 रहता है तो हम लेंगे केपी इज इक्वल टू केसी। अगर डेल एन की वैल्यू निगेटिव आती है तो हम लेने वाले हैं दैट वाज नथिंग बट केपी इज स्मॉलर एज कंपेयर टू केसी। करेक्ट। अब देखो 2 चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन कैसे सेट होता है, बिल्कुल सिंपल सा। फॉर अ रिएक्शन, ध्यान से सुनो, फॉर अ रिएक्शन केपी इज ग्रेटर देन केसी, what would be relation for same reaction in case of del H and del U? यस खुशी, बिल्कुल करेक्ट। यस 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 यस, डेल एच ग्रेटर होगा। समझ में आ गया? जो जो टर्म क्वेश्चन में नहीं थी उसके ऊपर हमें आंसर देना था। क्या था? डेल एन। डेल एन की वैल्यू अगर आपके पास मतलब कितनी होती है उसके ऊपर हमें डिपेंड करना पड़ेगा। यस, नो प्रॉब्लम। चलो दोस्तों, अब मैं आज के पॉइंट की तरफ चलता हूं। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? एक बार कंफर्मेशन दे दो, स्क्रीन कंफर्मेशन दे दो। यस, नो प्रॉब्लम। चलो, मैंने कल आपको बताया था एक केसी एंड क्यूसी, इनमें हमें रिलेशन देखना है। राइट। अब ये रिलेशन देखने के लिए, हाँ दोस्तों एक सेकंड, राधा को ज्वाइन किया है शायद। यस, हाँ कल मैंने एक आपको बताई थी सिंपल सी इंफॉर्मेशन, याद है? केसी क्या है और क्यूसी क्या है? मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी आपको जाते जाते, कुछ याद है? जो वर्ड आउट ऑफ सिलेबस थे केसी और क्यूसी में। हाँ यस, केसी ये एक ऐसा पर्सन है, ओके, जो मतलब मैच्योर्ड है, बल्कि ये बेचारा एक नन्हा सा बच्चा है। डिफरेंस समझ में आया होगा? ओके, क्यूसी बच्चा है और ये मैच्योर पर्सन है। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी, हाँ आप ध्यान से, हाँ अब मैं आपके सामने एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट बताता हुआ, वही आपको उसके ऊपर आंसर देना है। आपको एक बचपन बचपन में स्टोरी थी, एक इस तरीके का पानी का कुछ तो था जिसमें से पानी पीना था एक कौवे को। फिर वो कौवा क्या करता है, यहां से मतलब एक 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 पत्थर उठाता है, यहाँ पे डालता है। राइट, ये आप सबको पता है। अब यही काम एक कौवे को करना नहीं है। अब ये काम किसको करना है? ध्यान से सुनो, ये दोनों को करना है, केसी एंड क्यूसी को। अब ध्यान से सुनो, इसे मैं ये कहता हूं, इसे मैं बी कहता हूं। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखो ध्यान से, हाँ अब मैं थोड़ी सी स्टोरी चेंज करता हूं। स्टोरी चेंज कैसे? देखो, एक पानी का टैंक है, एक टैंक है और ये टैंक फिल करना है।
ये टैंक फिल करने के लिए ए एंड बी दोनों भी इसमें मतलब पानी फिल करना शुरू करते हैं। अब देखो ए नाम का जो है ये मैच्योर्ड है, ये क्या करता है, एक बकेट लेता है और इस बकेट से पानी फिल करता है। ओके, बकेट लेगा और इसमें ऐड करेगा। लेकिन ये जो छोटा बच्चा है ना, ये क्या करता है, ध्यान से सुनो, इसके हाथ में दिया है एक छोटा सा स्पून, क्योंकि बच्चा है बेचारा खेल रहा है। ये स्पून में से पानी लेता है, ओके, और ये पानी स्पून में का पानी यहाँ पे ऐड करता है। स्टोरी ध्यान से सुनो। अब यहां तक समझ में आ गया, एक टैंक फिल करना है, ये नाम का मैच्योर्ड आदमी जो है वो बकेट से पानी फिल कर रहा है, छोटा बच्चा जो है वो स्पून से आना जाना कर रहा है, पानी फिल कर रहा है। अब ऑब्जर्वेशन देखो क्या है यहां, ध्यान से, बिल्कुल परफेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब ये जो टैंक है, इस टैंक में जो मैच्योर पर्सन है ये पानी कैसे फिल करता है, देखो बकेट फिल करके लाएगा, यहाँ पे डालेगा और रिटर्न जाएगा। लेकिन जो बी नाम का छोटा सा बच्चा है, हाथ में स्पून है, पानी थोड़ा सा गिर गया है, लेकिन फिर भी यहाँ आता है, इसमें पानी डालता है, लेकिन रिटर्न नहीं जाता। ध्यान से सुनो, अब क्या करता है, अभी क्या करता है, आधा स्पून पानी ही उसने टैंक में डाला, लेकिन वो यहां से ऐसा देखता है फिर से हर बार टैंक कितना बाकी है फिलअप करना। कुछ याद समझ में आता है? ये जो बड़ा पर्सन था, मैच्योर पर्सन था, वो क्या करता है, ये 10 बकेट में फिल होने वाला है, ये 5-6 डालने तक देखता ही नहीं। लेकिन ये छोटा सा बच्चा, हाथ में स्पून है, आधा पानी नीचे गिरा है, आधा स्पून फिलअप है, वो उसने ऐड कर दिया और फिर से झांक के देखता है, अरे टैंक फिलअप हुआ कि नहीं, कितना बाकी है। आप ध्यान से सुनो, क्यूसी ये छोटा बच्चा है और केसी परफेक्ट पता है कब इक्विलिब्रियम आने वाली है। अब ध्यान से सुनो, केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होती है तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसे कहना केसी। आप क्यूसी एक रिएक्शन शुरू है जिसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं है, मतलब ये डायरेक्शन ऐसी भी हो सकती है, ये डायरेक्शन ऐसी भी हो सकती है, इक्विलिब्रियम एग्जैक्ट अटेन नहीं हुई है, और तब जाके मैं कह रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसे कहेंगे नॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे कहेंगे हम क्यूसी। अब ध्यान से सुनो, ये छोटा बच्चा कैसे हुआ, ये क्या करता है, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, 1 सेकंड हुआ, ये चेक करता है क्या ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है क्या, मतलब क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेगा और चेक करेगा। 2 सेकंड हुए, 4 सेकंड हुए, 10 सेकंड हुए, 1 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, हर बार ये चेक करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब ये वैल्यू केसी के बराबर आती है तब इक्विलिब्रियम अटेंड हो गई, ऐसा समझ में आता है क्यूसी को। लेकिन ये केसी ऐसा नहीं करता, इक्विलिब्रियम पहले अटेंड करता है और उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब कैलकुलेशन करता है। हाँ, आप थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से सुनो। अब अगर समझो मैंने दे दी इंफॉर्मेशन ऐसी, क्यूसी की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू केसी, तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करना है तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होना जरूरी है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट? यस जोएब, वेरी गुड, यस 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 यस, गोविंद कलश फॉरवर्ड, वेरी गुड। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि अभी तक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हुई नहीं है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, मतलब यहां से यहां तक जाना है, इसीलिए ये रिएक्शन चली जाती है टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो अब बताओ, क्यूसी इज इक्वल टू केसी, ऐसा है। यस, यहाँ पे क्या हुआ, गौरंगी, कलश, प्रतीक, खुशी, वेरी गुड, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गई। हाँ, अब याद रखो क्यूसी को भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाएगा,
लेकिन कब? उसके वैल्यू अगर Kc के बराबर है तो। लेकिन Qc अगर Kc के बराबर है तो Qc लिखेंगे नहीं, हम उसे लिखते हैं Kc, जिसे कहते हैं Kc को कहना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Qc को कहना नॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो अब तीसरी कंडीशन तो आपको इजीली समझ में आएगी। Qc ज्यादा हुआ तो अब रिएक्शन कहां पे चली गई? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ, इक्विलिब्रियम के आगे चला गया। अब ऐसे वक्त ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली कोशिश करेगी टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, इज अंडरस्टूड? तो पहले आप इतना लिखो क्यूसी का मतलब क्या है, और शॉर्ट में लिखना केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यूसी इज नॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और बाकी ये तीन बातें मुझे लगता है थियोरेटिकल लिखने की जगह आपने अगर ऐसे ग्राफ निकाले तो इट वुड बी बेटर। दोनों का भी फॉर्मूला सेम, लेकिन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब केसी। एंड कौन से भी टाइम पे, छोटे बच्चे के जैसा टैंक फिलअप हुआ या नहीं हुआ या नहीं, ये देखना क्यूसी का काम। तब क्यूसी लिखते नहीं, तब केसी लिखते हैं, वही तो बात मैंने बताई ना। क्यूसी को नॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों कहते हैं? तो वहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं हुए वाली रहती, इसीलिए। रिएक्शन शुरू हो गई, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं हुई, फिर भी तुम निकाल रहे हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन वही आप निकाल रहे हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पे, तब कहेंगे केसी। यस, ओवर। चलो खतीजा हो गया। चलो ओवर। हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आंसर देंगे बताओ? ध्यान से, हाँ, मतलब थोड़ा सा सोचो, सोच के आंसर दे दो। पक्का? चलो, विशाल, सुरभि, प्रतिभा, रूपाली, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब अगर मैंने ऐसा कहा QC इज ग्रेटर देन KC और आपको पूछा किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, एक जनरली क्या कहेंगे? यस, ऑब्वियसली प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, राइट। हाँ, अब दोस्तों ये तो हुआ क्यूसी केसी का रिलेशन। मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में और एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, केसी के बारे में। उसके वैल्यू कितनी रहने के बाद इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होती है, तो नंबर आपको याद रखना है। मैंने सिर्फ थियोरेटिकल को थोड़ा सा ग्राफिकल बनाया है। केसी की वैल्यू अगर 10⁻³ टू 10⁻³ इनके बीच में अगर रहती है तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होती है। अगर समझो 10⁻³ से कम रहती है तो हम उसे कहेंगे रिएक्शन डज नॉट ऑकर, होने वाली नहीं। बल्कि अगर समझो 10⁻³ से ज्यादा रहती है तब हम कहेंगे रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो आपको पूछा जा सकता है, केसी की वैल्यू देंगे और कहेंगे विच इंडिकेट इक्विलिब्रियम, या तीन रिएक्शन देंगे। तो आपको याद रखना है ये बीच वाली 10⁻³ टू 10⁻³ ये है इक्विलिब्रियम। अपने हिसाब से लिखो।
आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं क्लास खत्म होने के बाद पूछो, क्योंकि बहुत ही नन्हे नन्हे क्वेश्चंस आ रहे हैं। थाउजेंड ऑफ रिएक्शन की पढ़ाई करने के बाद एक ऑब्जर्वेशन निकला, केसी की वैल्यू जिस रिएक्शन की 10⁻³ टू 10⁻³ के बीच में है तब वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। चलो ओवर, हाँ इसी के ऊपर आप ये भी लिख सकते हो, ये बीच में डेल जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कौन सी रहती है, 0। रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट मतलब निगेटिव एंड रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड, उसके लिए हम कहेंगे दैट वुड बी पॉजिटिव। चलो क्या नहीं कंटिन्यू, यस ओके। हाँ अब थोड़ा सा और भी इंटरेस्ट आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन के क्यू एंड डेल जी। इक्वेशन आपको ऑलरेडी हो चुका है, मैं इक्वेशन दिखाता हूं। के मतलब अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यू मतलब वो भी अपना भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्वेश्चंस कहेंगे, और एक गिब्स फ्री एनर्जी। देखो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी 0 प्लस आर टी लॉग क्यू। अब क्यू ऐसा कहा है यहाँ पे, अब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आती है तो डेल जी इज इक्वल टू 0 एंड क्यू इज इक्वल टू के सी। इसलिए मैं इक्वेशन लिखता हूं डेल जी 0 इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के। अब इसमें अगर मुझे लॉग के, ये कभी कभी पूछते इसलिए मैंने चेंज करके पूछ दिया है, लॉग के इज इक्वल टू माइनस डेल जी 0 बाय आर टी। अगर यही लिखना है पावर ऑफ ई में तो देखो मतलब बेस ऑफ ई में, तो k इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस डेल जी 0 बाय आर टी। और अपना जो इक्वेशन था ये इक्वेशन आता है दिस वन, डेल जी 0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। हाँ अब मुझे बताओ अगर k की वैल्यू 1 है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन को जाएगी, या इक्विलिब्रियम पे रहेगी? यस इट वुड बी इक्विलिब्रियम। देखो दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, थर्मोडायनेमिक्स प्लस इक्विलिब्रियम। तो देखो ध्यान से, डेल जी 0 होगा, इसका मतलब रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अगर समझो ध्यान से बताओ, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो पहले बताओ डेल जी का साइन क्या होगा? यस आर्या करेक्ट, इट बिकम्स निगेटिव। अगर निगेटिव है तो हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाने वाली। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन, इट वुड बी नथिंग बट, करेक्ट। हाँ आपको ऐसा ही एक फॉर्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हुआ है, याद आता है कि देखो, ई जीरो सेल इज इक्वल टू एनीवन, या डेल जी 0 इज इक्वल टू एक फॉर्मूला, वो भी अच्छा है, दोनों सेम ही होंगे। डेल जी 0 इज इक्वल टू यस माइनस एन एफ ई 0, करेक्ट। तो देखो 3 चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पूछेंगे के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो बताओ व्हाट वुड बी साइन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, क्या होगा? के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब डेल जी निगेटिव होगा। डेल जी निगेटिव कब होगा इस फॉर्मूले में? ई 0 की वैल्यू अगर पॉजिटिव रहती है तो। गॉट इट? तो 3 चैप्टर है इस फॉर्मूले में, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आवर इक्विलिब्रियम चैप्टर। एक बार क्वेश्चन पूछे हुआ भी है, मतलब एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 3 बातें दी थी आपको, ई 0 की वैल्यू
के की वैल्यू एंड डेल जी, ये तीन बातें दी थी। तो डेल जी की वैल्यू 0 होना, के की वैल्यू 1 होना, 0 नहीं 1, एंड ई 0 की वैल्यू 0 होना, तब जाके इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगी। चलो नोट कर लो। हाँ, ये जो दो फॉर्मूले मैंने दी है बीच में, ये भी याद रखो जिनका मैथमेटिक्स नहीं है उन्होंने। क्यू कब यूज करना, केसी कब यूज करना, ये सिंपल सी लॉजिक याद रखो, लॉजिकल क्वेश्चन में भी आपको फंसाएंगे। चलो अपर्णा, लिखो लिखो आराम से लिखो, अपर्णा को थोड़ा सा समय दे दो, सोचो। हाँ, लिखना होने के बाद भी थोड़ा सा सोचो, बिल्कुल टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। साइड में आप ये भी लिखो, हाँ, वो अपना मैंने जो अभी फॉर्मूला बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, डेल जी 0 इज इक्वल टू, कलश व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बस उसी में आंसर है, रिएक्शन होने वाली, ऑटोमेटिकली होने वाली, रिएक्शन होना मतलब प्रोडक्ट बनना, बाकी क्या है। और प्रोडक्ट कौन सी साइड को रहता है, राइट हैंड साइड। इसलिए मैंने कहा आपको क्यूसी के जैसे क्वेश्चन मत पूछो, थोड़े से केसी के जैसे क्वेश्चन रहने दो। चलो ओवर। हाँ यस, बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट, मुझे बहुत पसंद है। नाम लिखो, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। और एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। हाँ अब दोस्तों ध्यान से सुनो, एक रोप है इस तरीके से बंधे वाली। अब ये जो रोप बंधी हुई है, इसके ऊपर एक, कोई तो लड़का कहो लड़की कहो, इसके ऊपर खड़ी है, ओके। और इनके हाथ में एक क्या कहेंगे, एक लकड़ी है। अब दोस्तों मुझे बताओ, शुरू में जो, जब ये लड़का लड़की जो भी होगा वो रोप के ऊपर खड़ा रहते वक्त इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गई। अब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने के बाद दोस्तों आप मुझे ध्यान से बताओ, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गई। आप समझो हवा आ गई यहां से और इधर प्रेशर देने लगी, तो मुझे बताओ दोस्तों, फिर से एक नई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करनी पड़ेगी, पहले इक्विलिब्रियम कैंसिल हो गई, राइट। तो अब इस लड़के को फिर से इक्विलिब्रियम अटेंड करनी है, नई इक्विलिब्रियम। तब उसे क्या करना पड़ेगा, अगर इधर से प्रेशर एक्सर्ट होता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इसे ऊपर करना पड़ेगा, राइट, अपोजिट करना पड़ेगा, करेक्ट, यस। एक और सिंपल सा एग्जांपल, अगर समझो आप बाइक चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, ये साइकिल चलाते वक्त साइकिल अगर राइट हैंड साइड की तरफ अगर गिरने की कोशिश कर रही है, गलती से समझो स्किप हो रही है, स्लिप हो रही है, तो मुझे बताओ आप उसी साइड में उसे जाने देते हो या उसे अपोज करते हो। बिल्कुल ये आप अपोज करते हो, बिल्कुल सही बात है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो ली चैटलियर्स क्या कहता है,
ले चार्टेरियस कहता है एक बार एकादी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गई, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने के बाद अगर समझो एखादे एक्सटर्नल फैक्टर से ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई, तो ये डिस्टर्ब होने के बाद ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली कोशिश करती है टू अटेन न्यू इक्विलिब्रियम, या इसका मतलब जिस एक्सटर्नल फैक्टर से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुई थी उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। ध्यान से रीड कर लो व्हाट इज ली चार्टेरियस प्रिंसिपल। इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस is applied to a reaction system at equilibrium, the system will adjust itself in such a way that the effect of the stress is nullified. Got it? आप अगर राइट हैंड की तरफ अगर स्लिप होते हैं तो आपकी बॉडी कोशिश करती है टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। करेक्ट? कॉमन एग्जांपल देता हूं, अब वो इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो सकता है नहीं हो सकता है पता नहीं। अगर समझो किसी ने आपको एक थप्पड़ मारी तो आप उसे नलिफाई करने के लिए क्या करते हो, यह सबको पता है, नई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हो, राइट? चलो स्टेटमेंट लिखो। हाँ, दो लगाते फिर नई इक्विलिब्रियम आ गई प्रोडक्ट की तरफ। यस यस। आप ज्यादा देर तक अगर एक ही साइड पे सोते हैं तब एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो आपका हाथ, एक आपका पैर, जो भी आपका बॉडी का नीचे का पोर्शन रहता है वो थोड़ा सा तकलीफ में आता है, उसके ऊपर एक स्ट्रेस होता है, तब ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी क्या करती है, वो साइड ऊपर लेती है और दूसरी साइड नीचे लेती है। ये भी एग्जांपल आप ली चार्टेरियस प्रिंसिपल के लिए दे सकते हो। अगर खाने में आपने ज्यादा मीठी चीजें खाई, मिठाई ज्यादा खाई, स्वीट आइटम ज्यादा खाई, तो आपकी बॉडी स्वीट एक्सेप्ट नहीं करती, अब कहती है मुझे तीखा चाहिए। हाँ यस यस, स्पाइसी को हो या तीखा को, जो भी रहेगा वो। दीज आर नथिंग बट एग्जांपल्स ऑफ ली चार्टेरियस प्रिंसिपल्स। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होना। चलो गॉट इट। अब मैं आपके सामने, किसी ने तो एक क्वेश्चन पूछा था, यस 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 यस, खुशी जी बिल्कुल करेक्ट, एवरीवन ट्राइज टू अटेन इक्विलिब्रियम एट एनी कॉस्ट। हाँ, अब अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं हुई और हम गिर गए तो उसे कहना इरिवर्सिबल रिएक्शन। समझ में आ गया? तब कहना ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। यस यस। चलो इज ओवर, स्टेटमेंट लिखे अपने। हाँ, अब कुछ दोस्तों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कुछ डाउट थे, वो आप डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं। N2H2NH3 ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी, N2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, H2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, इनके बीच में हमें इक्विलिब्रियम मिली। ये आपने ऑलरेडी देखा था, राइट? हाँ, अब दोस्तों मुझे बताओ अगर मैंने ऐसा किया, ध्यान से सुनो, जिसमें रिएक्शन हो रही थी उस रिएक्शन में N2 प्रेजेंट है, H2 प्रेजेंट है एंड NH3 भी प्रेजेंट है, तीनों भी प्रेजेंट है। अब अगर समझो मैंने इस बीकर में बाहर से, अभी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गई यहाँ पहले, लेकिन अब मैं बाहर से क्या कर रहा हूं, N2 का ऐड कर रहा हूं बाहर से, एक्सटर्नली। तो मुझे बताओ किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, किसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, जल्दी से। किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दो। यस, N2 का बढ़ेगा और कौन से रिएक्टेंट का कम होगा? यस बिल्कुल, H2 का कम होगा। आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री में लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सीडिंग रिएक्टेंट एक कॉन्सेप्ट हुआ है। अगर मैं बाहर से N2 ऐड करता हूं तो व्हाट हैपेंस, H2 के 3 मोल उसके साथ रिएक्शन देंगे, मतलब H2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा।
और NH3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अब देखो पहली जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हुई थी वो इक्विलिब्रियम और ये नई इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा, ये पक्का याद रखो, राइट? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम अलग थी, ये इक्विलिब्रियम अलग है। अब मैं यही इक्विलिब्रियम में N2 ऐड करने के बाद की सिचुएशन आपको देता हूं, देखो ध्यान से। हाँ, यहाँ पे पहली इक्विलिब्रियम थी, H2 यहाँ पे था, NH3 यहाँ पे था, N2 यहाँ पे था, ऐसा मैंने दे दिया। अब देखो अगर समझो मैंने N2 ऐड कर दिया इसमें, तो क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम पहले यहाँ पे थी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यहां तक आ गया, राइट? उसके बाद में फिर से रिएक्शन शुरू हो गई, N2 जो ऐड किया था वो रिएक्शन देगा, थोड़ा सा नीचे आ गया, क्यों? H2 के 3 मोल के साथ रिएक्शन देनी है, H2 नीचे आएगा, N2 भी थोड़ा सा नीचे आएगा, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जो आपने थ्योरेटिकल कहा था यही मैंने ग्राफिकली बताया। अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने के बाद N2 ऐड करता हूं तो N2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, H2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कम होगा, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। गॉट इट? तो ये बनी आपके पास नई इक्विलिब्रियम, कौन सी? दिस वन। ये फिर से यहाँ पे इक्विलिब्रियम मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, NH3 एंड N2 रिमेन्स कांस्टेंट, करेक्ट? ये थी इनिशियल इक्विलिब्रियम, ये थी न्यू इक्विलिब्रियम। तो ऐसा एक रिएक्शन में 1000 ऑफ इक्विलिब्रियम पॉसिबल है अगर हम एक्सटर्नली चेंज करते हैं तो दोस्तों ये हुआ सिंपल सा एग्जांपल ऑफ, मैंने अगर रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो। अब दोस्तों ध्यान से देखो, मैंने एक आपको सिंपल सा एक फिजिकल इक्विलिब्रियम में बात बताई थी, एक आधी रिएक्शन अगर होती है तो उसके लिए ओपन सिस्टम जरूरी नहीं है। अब समझ में आता है क्या? देखो, ये से अगर बी तैयार होता है और बी बाहर चला जाता है तो व्हाट हैपेंस? किसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है? बी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। इसका मतलब रिएक्शन हमेशा किस तरफ जाएगी? टुवर्ड्स प्रोडक्ट। इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट होगी, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगी नहीं। इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। अब कुछ लोगों ने पूछा कि ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हुआ, बाकी बातें भी बताओ। तो अब ये बाकी बातें देखो कौन सी है। चिक्सी जी अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो। अब देखो इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ, कुछ बातों का इफेक्ट। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर मैं बढ़ाता हूं तो देखो व्हाट हैपेंस। बताओ मुझे डायरेक्शन किस तरफ रहेगी? चलो ध्यान दो, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली रिएक्शन किस तरफ जाएगी? टुवर्ड्स प्रोडक्ट। अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने के बाद मैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूं तो व्हाट हैपेंस? रिएक्शन मूव टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखो ध्यान से, दूसरा फैक्टर मैं दे रहा हूं। अगर समझो प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर, याद रखो एक सॉलिड है आपके पास और दूसरा एक सॉलिड है या लिक्विड है। ऐसे वक्त अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो कुछ भी इफेक्ट होगा नहीं। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड में देखे थे, दीज आर रिजिड इन नेचर। रिजिड का मतलब कॉम्प्रेस ज्यादा होते नहीं। लिक्विड अगर लेते हैं तो भी कुछ होगा नहीं, नॉट कॉम्प्रेसेबल। लेकिन दोस्तों हाँ, इसका मतलब प्रेशर का इफेक्ट नहीं होने वाला है ऑन सॉलिड या लिक्विड फिजिकल स्टेट रहती है तो। अगर गैसियस रिएक्शन रहती है तो, अब देखो ध्यान से, गैसियस रिएक्शन अगर है और मैंने ऐसा कहा यहां पे गैसियस मोल 2 है और यहां पे भी गैसियस मोल 2 है और इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हुई है। ध्यान से सुनो,
और अब मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर दे रहा हूं। अब प्रेशर देने के बाद दोस्तों बताओ मुझे, जो मैं एक्सटर्नल प्रेशर दे रहा हूं इससे कुछ इफेक्ट होगा क्या? क्योंकि दोनों का भी वॉल्यूम सेम होगा, राइट, दोनों पे इक्वल प्रेशर पड़ेगा। ऐसा अगर इक्वल होता है तो इक्विलिब्रियम पे कुछ भी इफेक्ट होगा नहीं। हाँ, अब थोड़ा सा बचपन का खेल खेलेंगे। देखो, हाँ, अब मैं क्या करता हूं, एक जगह पे है 2 मोल्स और एक जगह पे है 1 मोल, और अब मैं एक्सटर्नल प्रेशर दे रहा हूं ऊपर से। तो मुझे बताओ कौन से बलून के ऊपर प्रेशर पहले एग्जर्ट होगा? ऑब्वियसली सिंपल सा है, 2 मोल्स के ऊपर। इसके ऊपर प्रेशर गिरेगा, इसका मतलब रिएक्शन चली जाएगी टूवर्ड्स। गॉट इट? तो देखो सिंपल सी बात, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, ली चार्टेलियर्स क्या कहता है, ध्यान से सुनो। अगर डेल एन की वैल्यू 0 रहती है तो देर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आती है तो इफेक्ट होगा प्रेशर का। तो देखो ये क्या कहता है, अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन किस तरफ होगी? लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एक बलून है, इसे मैंने अटैच कर दिया दूसरे एक बलून के साथ, इक्विलिब्रियम है इसमें, इसके पास है 3 मोल्स, इसके पास है 2 मोल्स, और मैंने ऊपर से प्रेशर देना स्टार्ट कर दिया। ये प्रेशर दे रहा हूं, प्रेशर बढ़ेगा इसके ऊपर, ये 3 इधर जाना स्टार्ट होगा। कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होती नहीं तब तक। तो देखो ध्यान से, लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ रिएक्शन जाएगी, ऐसा कहना है ली चार्टेलियर्स का। चलो नेक्स्ट वन देखो, वॉल्यूम। अब अगर आपको प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन याद है तो आपको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं लगती, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर एंड वॉल्यूम। व्हाट इट? तो मैं यहां पे लिखता हूं मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ रिएक्शन जाएगी। करेक्ट? हाँ। अब दोस्तों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक काम करो, ओके पहले समझ के लो पूरे, उसके बाद में हम देखें लिखेंगे शॉर्ट में। अब टेम्परेचर का इफेक्ट ध्यान से सुनो, मैं 2 एक्सपेरिमेंट आपके सामने रख रहा हूं। ए से बी तक रिएक्शन है और एक दूसरी रिएक्शन है सी से डी तक। ए से बी तक जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बल्कि सी टू डी ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। मैंने सवाल पूछा आपको, मैंने टेम्परेचर यहां पे भी बढ़ा दिया और टेम्परेचर मैंने यहां पे भी बढ़ा दिया, तो मुझे बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, विच रिएक्शन फेवर्स? कौन सी रिएक्शन फेवर करेगी हाई टेम्परेचर? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इट वुड बी, क्योंकि एंडोथर्मिक है, उसे जितना ज्यादा टेम्परेचर हम देंगे उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। लेकिन दोस्तों देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के बाद ही एनर्जी रिलीज होने वाली है, और उसे अगर हम हीट देने की कोशिश करते तो क्या होगा? रिएक्शन का रेट कम होगा। गॉट इट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बाहर की कंडीशन ठंडी होना, तब जाके हीट ट्रांसफर ज्यादा होगी। करेक्ट? इसीलिए मैं सिंपल से वर्ड में कहता हूं, हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हाइल लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बस ये कह दिया अपने ली चार्टेलियर्स ने। एक बार इतना पोर्शन लिखो, मैं कंटिन्यू करता हूं आगे शॉर्ट में। आपके आपके हिसाब से अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो राइट हैंड साइड की तरफ, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो लेफ्ट हैंड की तरफ, प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ, वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं तो अपोजिट टू प्रेशर की इफेक्ट। टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेवर्स, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होगी।
चलो पॉइंट लिखे क्या? हाँ, एक सिंपल सा सवाल मुझे पूछना है, कितने स्टूडेंट को ये पॉइंट समझ में आ गया? मैं थोड़ा सा चेक करता हूं। ए टू बी प्लस 10 किलो जूल, ये ऐसी रिएक्शन है। मैंने इस रिएक्शन को टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बताओ रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ए टू बी या बी टू ए? ओके, खुशी, संतोषी, आर्या, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो बी टू ए या ए टू बी? यस, बिल्कुल करेक्ट। अब देखो दोस्तों ध्यान से, रिएक्शन जब ए से बी तक जाती है तब इतनी एनर्जी बाहर जाती है, राइट? इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इसी का मतलब बैकवर्ड रिएक्शन कौन सी होगी? एंडोथर्मिक। आपने देखा है थर्मोडायनेमिक्स में भी, केमिकल काइनेटिक्स में भी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैसे निकालना, राइट? तो अब टेम्परेचर अगर बढ़ाता हूं तो फेवर करती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए पक्का याद रखो, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। एमसीक्यू में हम डिस्कशन करेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर हो गया। हाँ, अब लिखो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो दोस्तों मैं थोड़ी सी दो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम ऐड करते हैं, वॉल्यूम अगर चेंज नहीं होता है तो देयर इज नो इफेक्ट। इनर्ट गैस किसी के साथ रिएक्शन देने वाले नहीं। लेकिन एक अलग सा पॉइंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर एनसीईआरटी में दिया नहीं है, सिर्फ उन्होंने नो इफेक्ट ऐसा कहा है। लेकिन एडिशनली याद रखो, अगर एट कांस्टेंट प्रेशर ऐसा अगर ऐड करते हैं इनर्ट गैस, तब रिएक्शन मूव टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। ये पॉइंट लिखो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एनसीईआरटी में बस इतना ही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की तरफ सोचो मत, सिर्फ एप्लीकेशन पे ध्यान दो। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा, फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन हेलियम इज एडेड, व्हाट हैपेंस? आपने कहना नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। लेकिन स्पेशली कहा एट कांस्टेंट प्रेशर हेलियम गैस इज एडेड, तब हम आंसर देंगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। इज ओवर। हाँ, लास्ट पॉइंट लिखो, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। सबको पता है कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। अपने पास कैटलिस्ट ऐड करने के बाद दोस्तों देखो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों भी इंक्रीज होते हैं। और आपको पता है केसी का फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में दिया था, केसी इज नथिंग बट आरएफ बाय आरबी, ऐसा कहा था। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट केसी में कुछ भी चेंज होगा नहीं। आपको अगर पूछा व्हाट हैपेंस विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, तो आंसर देंगे नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। नहीं तो आपका जनरल बेसिक 10th का लॉजिक आपका रहता है, कैटलिस्ट यूज कर दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। दोस्तों करेक्ट है, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों का इंक्रीज होता है। इसीलिए याद रखो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। चलो हो गया। आपने अगर ऐसा शॉर्ट में लिखा है तो बहुत अच्छा। आपको बुक में इसका एक एक पैराग्राफ दिया है, रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनर्ट गैस एंड सो ऑन। ओवर अब देखेंगे कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया। इनका मैं कुछ एप्लीकेशन आपके सामने रखता हूं। ओके, आर यू रेडी?
चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने, सोचना पड़ेगा अब। Kp is greater than Kc, the forward reaction is favored by, सोचना पड़ेगा। यस, जोएब, अर्पिता, राखी, गोविंद, तनिष्क, यस, ममता, विशाखा, श्वेता, वेरी गुड। यस, गौरंगी, ऐश्वर्या, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो इज हियर गौरी, किस्ते, यस, प्रतिभा, प्रांजलि, अंकिता का आंसर अलग आया, प्रथमेश का अलग है, अपर्णा का ए। हाँ चलो दोस्तों थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पहली बात, Kp इज ग्रेटर देन Kc, ये कब होता है? सिंपल सी बात है, डेल एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो। डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव कब रहती है? गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा रहते हैं तो। करेक्ट, गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा रहते हैं। अब देखो, प्रोडक्ट ज्यादा है गैसियस एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ऐसा अगर है तो अब अपने पास देखो प्रेशर का इफेक्ट ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा था? एक बड़ा बलून, एक छोटा बलून, प्रेशर हमने ऊपर से देना स्टार्ट कर दिया, जहां पे ज्यादा साइज है, मोल ज्यादा है, वो लो की तरफ चला जाएगा। अब हमें पूछा है फॉरवर्ड रिएक्शन कौन फेवर करेगा? फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ऑलरेडी आपके पास लेस नंबर ऑफ मोल्स है, राइट, इसलिए फेवर करेगा लो प्रेशर। हाई प्रेशर अगर देखेंगे तो रिवर्स रिएक्शन होगी। गॉट इट? जिन्होंने आंसर सी दिया था, अथर्व, अथर्व, प्रथमेश, परिहा, जाधव, अंकिता, इज अंडरस्टूड? नो प्रॉब्लम, समझ में आना जरूरी है, इट इज नॉट आवर फाइनल एग्जाम। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा अभी कि सिर्फ कितना छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, फॉर अ रिएक्शन Kp इज ग्रेटर देन Kc, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय। ये कहते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। चलो अपर्णा के लिए फिर से बताता हूं, नहीं दिमाग नहीं चला रहे आप, जिनको नहीं समझ में आया ना उन्होंने सोचना बंद कर दिया। Kp की वैल्यू ग्रेटर है एज कंपेयर टू Kc, मतलब डेल एन इज पॉजिटिव, ये समझ में आ गया? डेल एन पॉजिटिव कब होता है? गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा हो तब। मैं लिखता हूं लाइकवाइज, इसके लिए डेल एन आ गया मेरे पास पॉजिटिव। अब बताओ, इसके पास है 1 मोल, इसके पास है 2 मोल, समझ आने के लिए 1 मोल का बलून छोटा, 2 मोल का बलून बड़ा, ये है इक्विलिब्रियम पे। ऊपर से आपको पूछा है ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को आपको लेके जानी। अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो व्हाट हैपन्स? प्रेशर किसके ऊपर बढ़ेगा? इसके ऊपर, रिएक्शन इधर जाएगी। अब आपको पूछा है फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन कब फेवर होगी, तो आपका आंसर होगा लो प्रेशर पे। जितना प्रेशर कम करेंगे उतना रिएक्शन फेवर करेगी टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। यस, चलो रेडी? वाह, चलो अब देखो, अब 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब आता है क्या देखेंगे। Which one of the following conditions will favor maximum formation of product in the reaction? एक सेकंड दोस्तों, शायद मैंने आधा ही क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आधा ही आ गया। रिएक्शन
बाकी है। तो आपके पास, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बाद में दिखाता हूं, इसे मैं स्किप करता हूं, रिएक्शन नहीं है आप यहाँ, या रिएक्शन दिखाऊं जल्दी से? एक सेकंड, दिखा दी तो अच्छा होगा आपके लिए भी। एक ही सेकंड, क्योंकि नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका सेटिस्फिकेशन होना जरूरी है, आपको रिएक्शन दिखाना जरूरी होगा। रिएक्शन थी इस तरीके से, रिएक्टेंट दिए है आपको A प्लस बी गैसियस फॉर्म में, उसके बाद में दी है आपको इक्विलिब्रियम, एक सेकंड, और आपके पास प्रोडक्ट है। आप क्वेश्चन रीड कर लो तब तक आराम से। हाँ, ये है आपके पास रिएक्शन। इसके लिए पूछा था कौन सी कंडीशन फेवर करेगी आपके लिए। हाँ, समझ में आता है क्या? देखो, ये रिएक्शन दी वाली है, A2 गैस प्लस B2 गैस यूज X2 गैस, और आपको दिया है डेल H माइनस एक्स, आ गया थर्मोडाइनमिक्स। डेल H माइनस व्हाट इट इंडिकेट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर क्या करने वाली है? लो टेम्परेचर, मतलब ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब देखो गैसियस रिएक्टेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू गैसियस प्रोडक्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए हमें प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा। गॉट इट? यस, थोड़ी सी आपको तकलीफ हो गई इस क्वेश्चन के लिए, मैं भूल गया वो रिएक्शन ऐड करना। ओके, आई विल टेक केयर। चलो, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट वन? यस, चलो 18 में ही पूछा हुआ दूसरा क्वेश्चन। अरे यार, मैंने यहाँ पे ऐड किया था, वो मैं गलती से वो स्लाइड अपडेट करना भूल गया, नो प्रॉब्लम। चलो, हाँ आंसर दे दो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू ली चाटेलियर्स प्रिंसिपल, एडिंग हीट a solid and liquid equilibrium will cause, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हुई है और आपने हीट बढ़ा दी, तो व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर? यस, अब देखो ध्यान से, थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होना, ये कौन सी प्रोसेस है ये समझ में आना। इट इज एंडोथर्मिक, कॉमन बात है, हीट देनी पड़ेगी, राइट? इसका मतलब लिक्विड ज्यादा बनेगा, सॉलिड कम होगा। आंसर होगा आपके पास अमाउंट ऑफ सॉलिड डिक्रीज। यस यस, करेक्ट आर्या, फ्यूजन कहेंगे। चलो, क्या नहीं, कंटिन्यू? यस, प्रोडक्ट झड़ कब मिलेगा मैक्सिमम? अरे वाह, ली चैटेलियर्स का कहना क्या है आपको समझ में आ गया। यस, पूर्णिमा, आयशा, निशा, राधा, रूपाली, यस यस यस,
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस भक्ति, यस। तो अब कंडीशन देखो, ये है +80 किलो कैलोरी ऐसा दिया है, इसका मतलब इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? टेम्परेचर कम से कम, करेक्ट। यहाँ पे दिया है 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, दो कैंसिल कर दिए। अब बचा है आपके पास प्रेशर। यहाँ पे गैसियस मोल ज्यादा है, यहाँ पे गैसियस मोल कम है। प्रेशर दे दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगी। टेम्परेचर कम होना, प्रेशर ज्यादा होना, ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए आंसर वुड बी यस आर्या, नो प्रॉब्लम, इट इज ऑप्शन नंबर 3। गॉट इट? बहुत सारे स्टूडेंट ने हाँ यस, आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया था। दोनों बातें देखनी पड़ेगी, हाँ ऐसा दिया है तो। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन लेने से पहले आपको सैटरडे के दिन एग्जाम देना है केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर, ओके। लेकिन आप उससे पहले या उसके बाद में कभी भी आपको एग्जाम देनी पड़ेगी ऑर्गेनिक सेक्शन के ऊपर, रेडी रहना, ओके। ऑर्गेनिक सेक्शन, क्योंकि वो आपके नेम रिएक्शंस या रिएक्टिविटी ऑर्डर वो जल्दी से भूल जाते हैं। जितने ज्यादा जल्दी आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा। तो कभी भी एग्जाम हो सकती है ऑर्गेनिक सेक्शन के ऊपर, इवन कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो आपने रेडी रहना, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, एक दो दो क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद में हम रुकेंगे। Equilibrium constant for a given reaction is 4.3 at 250 degrees Celsius and 1.8 at 275 degrees Celsius. Then the reaction is, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है। इसका मतलब यस, इट शुड बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, करेक्ट वन, राइट। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन पूछा है। और रूम टेम्परेचर पे ब्लू कलर आता है, लेकिन रिएक्शन जब कूल करते हैं तब पिंक कलर देता है। आपको देना है सही आंसर। और रूम टेम्परेचर पे ब्लू है, लेकिन जब कूल करते हैं तब पिंक होता है। तो आपको बताना है ये रिएक्शन कौन सी है। यस, वेरी गुड, इट इज एंडोथर्मिक। गॉट इट? तो आपको एनसीईआरटी में कम से कम आधा पेज इस रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन दिया है। मैंने सिर्फ उसका एप्लीकेशन लिया है, मतलब आपको ली चार्टलेस प्रिंसिपल समझ में आना, बाकी कुछ भी नहीं, ओके। आज का आखिरी क्वेश्चन, हम रुकेंगे। लास्ट वन, what would happen to reversible dissociation reaction at equilibrium when an inert gas is added while the pressure remains unchanged?
यस खुशी जी, बिल्कुल करेक्ट। इसके ऊपर कौन ध्यान देगा? रिवर्सिबल डिसोसिएशन रिएक्शन कहा है। डिसोसिएशन का मतलब CaCO3 से CaO प्लस CO2 मिलना, सॉलिड का डिसोसिएशन गैस में होना। ओके, हाँ यस यस, रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट मेनी, लेकिन मोस्टली डिकम्पोजिशन हम करते हैं सॉलिड का, मोस्टली। गॉट इट? हाँ, अगर आपको यहाँ पे दिया होता, इसके ऊपर ध्यान दो, ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल का लास्ट बट वन पॉइंट निकालो। मैंने दो बातें दी है, अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम देते हैं तो नो इफेक्ट, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर अगर देते हैं तो इट वुड बी टुवर्ड्स मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा। गॉट इट? चलो, जिनको जो डाउट पूछने हैं उन्होंने, रुको, वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच।